नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय से हमारा तात्पर्य है मकान संपत्ति से किराए की आय। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किराए पर दिए गए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना। तो जिस मकान को किराए पर दे दिया गया है उस मकान के वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। हमने बात की थी कि पहले अपेक्षित किराए की गणना कर ली जाती है। अपेक्षित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। दूसरा, प्राप्त या प्राप्य किराया, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। इन दोनों में से अपेक्षित किराया और प्राप्त या प्राप्य किराया, इन दोनों में से उपयुक्त, दोनों में से जो राशि अधिक हो, इन दोनों में से जो राशि अधिक हो वो ले ली जाती है। और आगे मकान के खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन किया जाता है। हमने बात की कि किराए पर दिए गए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए अपेक्षित किराया ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करते हैं। अपेक्षित किराए में भी कुछ समायोजन किए जाते हैं जो मकान के स्वामित्व की अवधि के संबंध में अपेक्षित किराए में समायोजन किया जाता है, और प्राप्त या प्राप्य किराए में भी कुछ अवधि के संबंध में समायोजन किए जाते हैं और कुछ व्ययों के संबंध में समायोजन किए जाते हैं। कुछ जो भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो करने के बाद में जो राशि अधिक होती है इन दोनों में से वो राशि हम एक बार साइड कर लेते हैं, और उस राशि में यानी इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वो राशि हम वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए लेते हैं, और उस राशि में से मकान के खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन किया जाता है। एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। पिछले वर्ष, गत वर्ष, जिस वर्ष की हम आय की गणना कर रहे हैं उस वर्ष में अगर मकान खाली रहने की स्थिति क्या हो सकती है कि अगर गत वर्ष में किराएदार के ना मिलने के कारण यदि मकान खाली रहा हो तो मकान के खाली रहने की अवधि के किराए की कटौती दी जाएगी। तो वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हमने अपेक्षित किराए की गणना की और अपेक्षित किराए में स्वामित्व के संबंध में समायोजन किया। उसके बाद हमने प्राप्त या प्राप्य किराए की गणना की और उस प्राप्त या प्राप्य किराए में से अवधि के संबंध में समायोजन और व्ययों के संबंध में समायोजन किया, और फिर इसके पश्चात इन दोनों राशियों की तुलना की और इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक होती है उस राशि को हम वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए जो है साइड कर लेते हैं, और उस राशि में से
अगर पिछले वर्ष मकान खाली रहा हो, और मकान किस कंडीशन में खाली रहा हो, अगर किराएदार नहीं मिला, गत वर्ष में अगर किराएदार के न मिलने के कारण मकान खाली रहा हो, तो मकान के खाली रहने की अवधि के किराए की कटौती दी जाएगी। और कटौती जो है, कटौती वास्तविक किराए के आधार पर दी जाएगी। तो इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक हो, उस राशि में से मकान के खाली रहने की अवधि के संबंध में जो किराए की कटौती दे दी जाती है, और उस कटौती को देने के पश्चात जो मूल्य ज्ञात होता है वो हमारा सकल वार्षिक मूल्य कहलाता है। इसके संबंध में एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। एक मकान 2008 में बनवाया गया। एक उदाहरण लेते हैं। एक मकान 2008 में बनवाया गया, तभी से मकान 3,660 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया गया है। जो किराया है 3,660 रुपये प्रति माह है, और किराएदार ने मकान 16/3/2020 को खाली कर दिया। किराएदार ने मकान खाली किया 16/3/2020 को। नगरपालिका मूल्य है 40,000 और प्रमाणित किराया है, इस मकान का नगरपालिका मूल्य है 40,000 और प्रमाणित किराया है 45,000। सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। अभी जो कर निर्धारण वर्ष चल रहा है वो हमारा वर्ष है 2020-21, और जो गत वर्ष, जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है उसे गत वर्ष कहा जाता है। अभी जो गत वर्ष है वह है 2019-20, और कर निर्धारण वर्ष जो चल रहा है 2020-21। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 गत वर्ष, और अभी कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो गत वर्ष की आय है, गत वर्ष की आय पर कर लगाना है, और मकान खाली किया है 16/3/2020। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू। सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले अपेक्षित किराए की गणना करेंगे, फिर प्राप्त या प्राप्य किराए की गणना करेंगे, और उन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक होगी उस राशि में से मकान के खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन करेंगे, और जो राशि ज्ञात होती है वही सकल वार्षिक मूल्य कहलाती है। तो पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट की गणना करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन ले लेते हैं। नगरपालिका मूल्यांकन कितना है? 40,000 रुपये। दूसरा, नगरपालिका मूल्यांकन की तुलना हम करते हैं फेयर रेंट से, उचित किराए से। उचित किराए का मतलब जो आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही मकान का कोई जो किराया वसूल किया जाए। तो उचित किराया इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। म्युनिसिपल किराया, जो नगरपालिका मूल्य और उचित किराए की हम तुलना करते हैं, उन दोनों में से जो राशि अधिक होती है फिर उसकी तुलना हम प्रमाणित किराए से करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल नगरपालिका मूल्य दिया गया है, तो नगरपालिका मूल्य की ही तुलना हम करेंगे प्रमाणित किराए से। स्टैंडर्ड रेंट है 45,000 रुपये। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी स्थिति में जो अपेक्षित किराया है वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता। तो इन दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी वो राशि एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट।
विच एवर इज लोअर 1 और 2, इनमें से कम है 40,000 की राशि। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्राप्य या प्राप्त किराए की गणना की जाती है। 3,660 रुपये प्रति माह है, और इसमें से अगर अवधि के संबंध में या फिर व्ययों के संबंध में कुछ समायोजन करना हो तो हम समायोजन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो 3,660 रुपये जो है 12 महीने के हिसाब से हम ज्ञात कर लेंगे रेंट रिसीवेबल। 3,660 इंटू 12, 43,920। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड और रिसीवेबल, इन दोनों में से जो राशि अधिक हो वो राशि वार्षिक मूल्य की गणना के लिए ली जाती है। विच एवर इज हायर 4 और 5, इन दोनों में से अधिक राशि है 43,920। अब ये जो राशि ज्ञात की है, इसमें से रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, जो खाली रहने की अवधि का जो किराया है उसका समायोजन कर दिया जाएगा। तो गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, और किराएदार ने मकान खाली किया 16/3/2020 को, और वर्ष होता है 31/3/2020 तक का। मकान खाली हो चुका है 16/3 को, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, और मार्च में मकान इस किराएदार ने रखा 15 दिन तक। 16 तारीख को खाली कर चुका था, तो 15 दिन तक इसने रखा। तो पिछले वर्ष 16 दिन मकान खाली रहा, और मकान खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन कर दिया जाता है, यानी वो किराया घटा दिया जाता है। तो वैकेंसी रही 16 दिन की, तो साल में हम मानते हैं 365 दिन, और 365 दिन का किराया 43,920 है। तो 16 दिन का किराया कितना होगा, उतना किराया घटा दिया जाएगा। ये किराया आता है लगभग 1,925 रुपये। ये समायोजन करने के बाद में जो राशि ज्ञात होती है वो होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। राशि आ रही है 41,995 रुपये। तो जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करनी हो तो अपेक्षित किराए और प्राप्य किराए की राशि में से जो राशि अधिक हो उस राशि में से फिर मकान के खाली रहने की अवधि का समायोजन कर दिया जाता है, और जो राशि प्राप्त होती है वो राशि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य कहलाती है। तो अब तक हमने बात की है सकल वार्षिक मूल्य की गणना की। तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है? सकल वार्षिक मूल्य की गणना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सकल वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मकान का नगरपालिका मूल्य क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है। फिर हम देखते हैं कि मकान का उचित किराया कितना है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नगरपालिका मूल्यांकन, नगरपालिका जो है नगरपालिका करों को वसूल करने के लिए अपनी तरफ से मकान के मूल्य की गणना करती है, और उस मूल्यांकन के आधार पर जो है कर वसूल किए जाते हैं। तो मकान का जो भी नगरपालिका मूल्यांकन है, नगरपालिका मूल्य है, वो हम ले लेते हैं। फिर फेयर रेंट, उचित किराया, जो आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही मकान का क्या किराया वसूल किया जाता है उस किराए को ले लेते हैं। और इन दोनों में से जो अधिक होता है, विच एवर इज हायर 1 और 2, इन दोनों में से 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों में से जो भी राशि अधिक होती है उस राशि को हम साइड कर लेते हैं। फिर
इसकी तुलना हम करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, मानक किराए से, और इन दोनों में से जो राशि कम होती है वो एक्सपेक्टेड रेंट कहलाती है। विच एवर इज लोअर 3 और 4, इन दोनों में से जो राशि कम होती है वो राशि एक्सपेक्टेड रेंट कहलाती है। ये हमको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में जो किराया है मानक किराए से, स्टैंडर्ड किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड किराया किसी भी हालत में मानक किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये राशि आ गई एक्सपेक्टेड रेंट। अब अगर अवधि के संबंध में कोई समायोजन करना हो, अगर करदाता का मकान पर स्वामित्व तो पूरे 12 महीने के लिए रहा हो, तब तो हम ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये जो हमने ज्ञात किया है, ये 12 महीने के लिए ज्ञात किया है, तो इसमें कोई भी समायोजन नहीं करते। लेकिन अगर मकान का स्वामित्व करदाता के पास 12 महीने से कम अवधि के लिए रहा हो, तो जितनी अवधि के लिए मकान मालिक का जो है करदाता का मकान पर स्वामित्व रहा हो, उतनी अवधि के लिए हम अपेक्षित किराए को ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको आनुपातिक रूप से कम कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर छठी कैलकुलेशन हम करते हैं रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड, प्राप्य या प्राप्त किराए की गणना। जो एक्चुअल में जो हमको प्राप्त हो रहा है ये तो अपेक्षित है, यानी इतना तो मिल जाना चाहिए, और ये किराया जो वास्तव में मकान को किराए पर उठाने के बाद में जो किराया प्राप्त हुआ है उसकी हम गणना करते हैं। और इस राशि में अगर कुछ समायोजन करना हो अवधि के संबंध में, व्यय के संबंध में, जिनकी हम चर्चा विस्तार से कर चुके हैं पिछले क्लासेज में, तो इनमें ये सारे समायोजन कर दिए जाते हैं। और सारे समायोजन करने के बाद में जो राशि ज्ञात होती है वो राशि हम यहाँ पर लिख देते हैं रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड के रूप में। अब इन दोनों राशियों में से अपेक्षित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट और प्राप्त या प्राप्य किराया यानी कि रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड, इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक होती है वो राशि हम एक बार एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए जो है ले लेते हैं। विच एवर इज हायर, जो भी अधिक है पांचवी राशि में से या छठी राशि में से जो भी ज़्यादा है, अधिक है, उस राशि को हम ले लेते हैं। जब ये राशि आ गई इसका मतलब ये माना जाता है कि मकान का जो है उचित किराया इतना होना चाहिए, कर निर्धारण करने के लिए, कर लगाने के लिए ये किराया होना चाहिए। लेकिन अगर गत वर्ष में मकान किसी अवधि के लिए खाली रहा हो किराएदार न मिलने के कारण, फिर हम खाली रहने की अवधि का समायोजन इस राशि में से करते हैं। लेस कर देंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेंट, मतलब वास्तविक किराए के आधार पर हम जो है खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने वास्तविक किराए के आधार पर ही किया था, तो इसका समायोजन कर देते हैं, यानी इस राशि को घटा दिया जाता है। और जो राशि ज्ञात होती है घटाने के बाद वो राशि कहलाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य मकान का। तो इस प्रकार से सकल वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। अब अगर गत वर्ष में मकान मालिक ने नगरपालिका करों का अगर भुगतान किया हो, किसी भी प्रकार के स्थानीय करों या नगरपालिका करों का भुगतान किया हो मकान के संबंध में, तो वो जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा दिए जाते हैं। और उनको घटाने के बाद जो राशि ज्ञात होती है वो राशि शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाती है। तो नेट एनुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, तो शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो अगर नेट एनुअल वैल्यू की गणना की जाए, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू या फिर शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना की जाए मकान के संबंध में, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के बाद इनमें से जो है म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय हाउस ओनर, मकान मालिक द्वारा जो भी नगरपालिका करों के भुगतान किए गए हैं गत वर्ष में, वो घटा दिए जाते हैं।
और जो राशि ज्ञात होती है वह हमारी नेट एनुअल वैल्यू कहलाती है, मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाती है। नगरपालिका करों के संबंध में जो है कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर नगरपालिका कर किराएदार द्वारा भुगतान किए जाते हैं, नगरपालिका कर अगर किराएदार द्वारा भुगतान किया जाता है तो नगरपालिका करों के संबंध में कटौती नहीं मिलती। किराएदार द्वारा चुकाए गए नगरपालिका करों की कटौती नहीं दी जाती। अगर नगरपालिका कर किराएदार द्वारा भुगतान किए गए हैं तो इनकी कटौती नहीं की जाती। कटौती केवल अगर नगरपालिका करों का भुगतान मकान मालिक द्वारा किया गया है तभी नगरपालिका करों की कटौती दी जाती है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय हाउस ओनर। दूसरा, नगरपालिका करों की कटौती केवल भुगतान करने पर ही दी जाती है। नगरपालिका करों के देय होने पर इनकी कटौती नहीं की जाती। अगर करदाता द्वारा मकान मालिक द्वारा वास्तव में नगरपालिका करों का भुगतान कर दिया गया है तभी नगरपालिका करों की कटौती दी जाती है। अच्छा, गत वर्ष में चुकाए गए सभी नगरपालिका करों की कटौती दे दी जाती है, चाहे वो नगरपालिका कर गत वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष से पहले के वर्षों से संबंधित हो या गत वर्ष के बाद के वर्षों के संबंधित हो। यानी अगर एडवांस में भी नगरपालिका कर चुका दिए जाते हैं तो उनकी कटौती भी जो है गत वर्ष के वार्षिक मूल्य में से दे दी जाती है। तो गत वर्ष में जितने भी नगरपालिका कर चुकाए हैं, चाहे गत वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष के से पूर्व के वर्षों से संबंधित हो या गत वर्ष के बाद के वर्षों से संबंधित हो, सभी नगरपालिका करों की कटौती दे दी जाती है। तीसरी, नगरपालिका करों के अलावा अगर किसी अन्य प्रकार के कर जैसे भू राजस्व कर, भूमि एवं भवन कर, अगर ये कर चुकाए जाते हैं मकान मालिक द्वारा तो इन करों की कटौती नहीं दी जाती है, केवल नगरपालिका करों की कटौती दी जाती है। अगर स्थानीय सत्ता यानी नगरपालिका द्वारा कोई सेवा कर के रूप में अगर कोई कर वसूल किया जाता है तो उस कर की कटौती भी हम यहाँ पर वार्षिक मूल्य में से दे देते हैं। तो चार महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखनी है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर जो है कि जो कटौती दी जाती है म्युनिसिपल टैक्सेस की, उनके संबंध में पहले की किराएदार द्वारा अगर नगरपालिका कर चुकाए जाते हैं तो कटौती नहीं दी जाती। गत वर्ष में केवल भुगतान, वास्तविक भुगतान करने पर ही जो है कटौती दी जाती है। देय होने के आधार पर नगरपालिका करों की कटौती नहीं दी जाती। और गत वर्ष में भुगतान किए गए सारे करों की कटौती दे दी जाती है, चाहे वो गत वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष के पूर्व वर्षों से संबंधित हो या गत वर्ष के बाद के वर्षों से संबंधित हो। तीसरा, नगरपालिका करों के अलावा अगर कोई स्थानीय सत्ता द्वारा जैसे भू राजस्व कर, भूमि एवं भवन कर लगाए जाते हैं तो उन करों की कटौती यहाँ पर वार्षिक मूल्य में से नहीं दी जाती। चौथा, अगर स्थानीय सत्ता द्वारा सेवा कर के रूप में अगर कोई कर वसूल किया जाता है तो उस कर की कटौती भी यहाँ पर वार्षिक मूल्य में से म्युनिसिपल टैक्सेस के रूप में दे दी जाती है, नगरपालिका करों के रूप में दे दी जाती है। अब जो है ये हमारा नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात हो गई। इसके संबंध में एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर 3 मकान दिए गए हैं, तीनों की म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है 40,000, 50,000 और 30,000। इनके संबंध में उचित किराया दिया गया है 45,000, 50,000 और 25,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है 48,000, 48,000 और 27,000। और जो वास्तविक किराया है, एक्चुअल रेंट है, वो दिया गया है 48,000, 50,000 और 30,000। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मकान का जो है उचित किराया एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया क्या होना चाहिए। तो अपेक्षित किराए की गणना के लिए जो 5वां पॉइंट है अपेक्षित किराया, उसकी गणना के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट देखते हैं। तो तीनों मकानों के जो है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 40,000, 45,000, 50,000, 50,000, 30,000 और 25,000। इन दोनों में से म्युनिसिपल वैल्यू और उचित किराया, इन दोनों में से जो राशि अधिक हो वो राशि हम जो है ले लेते हैं। तो 45,000 इन दोनों में से अधिक है, ये दोनों राशियां बराबर हैं और इनमें अधिक है 30,000। तो जो राशि अधिक है वो हम ले लेते हैं और फिर इनकी तुलना हम करते हैं
स्टैंडर्ड रेंट से। जरूरी नहीं हो कि सारे सवालों में ये दोनों राशियां दी गई हो सकता है किसी क्वेश्चन में केवल म्युनिसिपल वैल्यू दी गई हो और किसी में फेयर रेंट दिया गया हो। तो अगर इन दोनों में से भी अगर कोई एक राशि दी गई है तो फिर उस राशि की तुलना हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों राशियां दी गई है तो इन दोनों में से जो राशि अधिक हो वो पहले लेते हैं और फिर उस राशि की तुलना हम स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराए से करते हैं। तो तीनों मकानों का मानक किराया लिख लेते हैं 48,000 और 27,000। अब इन दोनों में से जो राशि कम हो, यानी कि अपेक्षित किराया कभी भी मानक किराए से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए जो राशि ज्ञात की थी हमने म्युनिसिपल वैल्यू और उचित किराए में से जो राशि अधिक थी उसकी तुलना करेंगे मानक किराए से, स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी वो राशि हम जो है अपेक्षित किराए के रूप में लेंगे। तो इन दोनों में से कम राशि है 45,000, 48,000 और 27,000। तो ये हमारा अपेक्षित किराया है। अगर क्वेश्चन में मकान के स्वामित्व के संबंध में अगर कोई सूचना दी गई होती कि मकान का स्वामित्व 12 माह से कम अवधि के लिए अगर रहा गत वर्ष में, तो फिर हम अपेक्षित किराया को आनुपातिक रूप से कम कर देते, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। फिर हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 48,000, 50,000 और 30,000। तो ये जो एक्चुअल रेंट है या फिर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, इसमें भी हमको अवधि के संबंध में और व्ययों के संबंध में कुछ समायोजन करने होते हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम जो राशि दी गई है वही राशि यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं। अब अपेक्षित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड, इन दोनों राशियों की तुलना की जाती है और इनमें से जो राशि अधिक होती है उस राशि को हम साइड कर लेते हैं, लिख लेते हैं वार्षिक मूल्य की गणना के लिए। तो इन दोनों में से अधिक है 48,000, इसमें अधिक है 50,000 और इसमें अधिक है 30,000। अब देखा जाएगा कि क्या मकान गत वर्ष में किराएदार न मिलने के कारण खाली रहा। अगर किराएदार न मिलने के कारण मकान पिछले वर्ष में खाली रहा है तो इन दोनों में से एक्सपेक्टेड रेंट और प्राप्त या प्राप्य किराए में से जो राशि अधिक आई है वो हमने ले ली और उस राशि में से फिर मकान के खाली रहने की अवधि का समायोजन किया जाता है, उसके संबंध में कटौती दे दी जाती है खाली रहने की अवधि के किराए की। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो है खाली रहने की अवधि का समायोजन नहीं किया जाएगा और जो राशि ज्ञात होगी वह राशि हमारी सकल वार्षिक मूल्य या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाती है। अब सकल वार्षिक मूल्य हमने ज्ञात किया और सकल वार्षिक मूल्य में से अगर करदाता ने गत वर्ष में नगरपालिका करों का भुगतान किया है तो नगरपालिका करों की राशि घटा दी जाती है। तो देखते हैं क्या स्थिति दी गई है। प्रथम मकान के नगरपालिका कर 6,000 रुपये है। प्रथम मकान के संबंध में नगरपालिका कर जो है 6,000 रुपये है। आधी राशि का भुगतान किराएदार द्वारा किया गया है। हमने बात की थी कि अगर नगरपालिका करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाता है तब जो है नगरपालिका करों के संबंध में कटौती नहीं दी जाती और शेष राशि का भुगतान नहीं हुआ। और अगर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भी कटौती नहीं दी जाती, वास्तविक भुगतान होने पर ही नगरपालिका करों के संबंध में कटौती दी जाती है। तो प्रथम मकान के संबंध में जो है किसी भी प्रकार के म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटाए जाएंगे। दूसरे मकान के नगरपालिका कर है 9,000 रुपये, जिनमें से 4,000 रुपये का भुगतान मकान मालिक ने किया। अब नगरपालिका कर जो देय है पिछले वर्ष के गत वर्ष के वो 9,000 रुपये है, लेकिन केवल भुगतान 4,000 रुपये का हुआ है, तो वास्तविक भुगतान की राशि को ही घटाया जाता है, देय राशि को नहीं घटाया जाता। तो 4,000 के म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए जाएंगे। तीसरे मकान के लिए 40,000 रुपये के नगरपालिका करों का भुगतान हुआ। अब गत वर्ष में जितने भी नगरपालिका करों का भुगतान किया जाता है सारे के संबंध में कटौती दे दी जाती है, चाहे वो नगरपालिका कर गत वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष से पूर्व के वर्षों के संबंधित हो या फिर गत वर्ष से बाद के वर्षों से संबंधित हो, यानी कि एडवांस में चुकाए गए हों तब भी नगरपालिका करों की कटौती दे दी जाती है। अब क्या कहा जा रहा है कि तीसरे मकान के लिए 40,000 रुपये के नगरपालिका करों का भुगतान किया गया, जिसमें से 4,000 रुपये गत वर्ष के थे और 36,000 रुपये पिछले वर्षों के थे। चाहे पिछले वर्षों के हो, चाहे गत वर्ष के हो, चाहे बाद के वर्षों के हो, सभी के संबंध में कटौती दे दी जाती है अगर भुगतान कर दिया जाता है पिछले वर्ष में गत वर्ष में। तो 40,000 रुपये के नगरपालिका करों की कटौती दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जो शुद्ध वार्षिक मूल्य आ रहा है पहले मकान के संबंध में आ रहा है 48,000 रुपये, दूसरे मकान के संबंध में जो आ रहा है शुद्ध वार्षिक मूल्य 46,000 रुपये और तीसरे मकान के लिए
30,000 रुपये इसका ग्रोस एनुअल वैल्यू था और नगर पालिका करों का भुगतान किया 40,000 रुपये। तो नगर पालिका करों का भुगतान करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि शुद्ध वार्षिक मूल्य है किसी मकान का जो है ऋणात्मक आए, माइनस में आए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वार्षिक मूल्य आ रहा है वह आ रहा है -10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये ऋणात्मक आ रहा है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।